let P be an odd prime and GCD of AP is 1 if the quadratic congruence, this congruence has a solution, then A is said to be a quadratic residue of P. अगर दिस कॉन्ग्रेंस का सोल्यूशन मिल जाएगा तो हम कहेंगे A जो है क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है P का, ठीक है। A और P की GCD 1 चाहिए, अगर नहीं है तो हम कहेंगे A इज ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ P। उसके बाद है हमारे पास if A is congruent to B modulo P, then A is a quadratic residue if and if B is also a quadratic residue। इसका मतलब इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा और इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा अगर दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ मॉडुलो P है तो दूसरा भी होगा। जैसे इसका सोल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि मान लो कि A इज़ क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडुलो P, तो इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उसके बाद ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई एक्स स्क्वायर A के कॉन्ग्रुएंट है और A B के कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई ट्रांजिटिविटी ये इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो इसका भी सोल्यूशन मिल गया, वही एक्स काम कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो P है तो A इज़ ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P इफ एंड ओनली इफ B इज़ आल्सो। तो जैसे एक P प्राइम गिवन हमारे पास, ठीक है, तो हमने सभी जिनकी GCD 13 के साथ 1 है उन सभी को एज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू चेक करना है। तो इसका मतलब 1 से लेकर 12 तक सबकी GCD 13 के साथ 1 है, तो 1 से लेकर 12 तक सभी में से चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज हैं, ठीक है, मॉडुलो P। अगर ये सॉल्वेबल होगा तो A क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा और A इनमें से कोई एक होगा, क्योंकि सभी की GCD P के साथ 1 है। तो देखो क्लियरली अगर A को 1 ले तो ये यहाँ पर 1 हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंस सॉल्वेबल है। तो इसका इसी तरह अगर A को 4 ले लें तो X को 2 लेना पड़ेगा, तो ये सॉल्वेबल है, ठीक है। इस तरह इसका मतलब ये भी सॉल्वेबल है 4x इज इक्वल टू 2 और ये सॉल्वेबल है 4x इज इक्वल टू 1। तो जो A1 है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है 13 का। इसी तरह जो 4 आएगा 4 भी जो होगा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा मॉडुलो 3। इसी तरह ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मॉडुलो 13 है। 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 16 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो जो 4 स्क्वायर होता है कॉन्ग्रुएंट टू 3 होता है मॉडुलो 13। इसी तरह जो 5 स्क्वायर है वो 25 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 12 रिमाइंडर बनेगा। तो जो 5 स्क्वायर है कॉन्ग्रुएंट टू 12 आ जाएगा मॉडुलो 13। इसी तरह जो 6 स्क्वायर है कॉन्ग्रुएंट टू 10 आ जाएगा मॉडुलो 13। इसका मतलब 1 के लिए सोल्यूशन 1 मिल जाएगा, 4 के लिए x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, 9 के लिए x की वैल्यू 3 के लिए x की वैल्यू 4, इसमें पुट करते जाएंगे जब, ठीक है। तो 12 के लिए x की वैल्यू 5 और 10 के लिए x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। तो इनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इस इक्वेशन के। इसका मतलब 1 4 3 9 10 एंड 12 ये सभी क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज मॉडुलो P हैं। इनको A की जगह पे लिखेंगे और x की जगह पे ये वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो इसी तरह बाकी जो बचे नंबर 1 से लेकर 12 तक देखने हैं ना, ये वाले क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज हैं जो ये वाले, इनके लिए कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिलता ऐसा। जैसे 2 है, 2 यहाँ पे रखें तो कोई x की वैल्यू नहीं मिलती जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसका मतलब 2, इसी तरह 5 6 7 कुछ भी नहीं। इसी तरह ये सारे नंबर नॉन रेसिड्यूज हैं मॉडुलो P। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइलर्स क्राइटेरिया। उसके बाद ठीक है, लेट P बी एन ऑड प्राइम एंड AP की GCD 1 है। तो एक तो सीधा चेक करना है कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू A मॉडुलो P। अगर सोल्यूशन मिल गया तो A इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है।
अगर ये एक और मेथड दे दिया हमें कि इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इफ़ इज़ ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मॉडल पी इफ़ एंड ओनली दिस कांग्रुएंट है, हमें सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए मान लो कि ये इज़ ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, तो इसको सेटिस्फाई करता है, इसका सोल्यूशन मिलेगा x1। ए पी की GCD 1 है, तो इसका मतलब अगर ए पी की GCD 1 है तो x1 p की GCD भी 1 होगी, ठीक है, क्योंकि जो भी सोल्यूशन मिलेंगे वो भी p से लेस देन नहीं मिलेंगे। क्योंकि अगर बड़ा भी होगा सोल्यूशन, मैंने पहले कहा अगर कोई बड़ा नंबर भी x1 यहाँ पे पुट करेंगे तो p से डिवाइड करेंगे तो उसकी जगह पे हम रिमाइंडर ही लिख सकते हैं, तो उससे छोटा नंबर ही लिख सकते हैं। तो x1 भी जो होगा 0 से लेके p-1 तक मिल जाएगा, क्योंकि जो भी बड़ा नंबर है उसको p के साथ डिवाइड करके लिख देना रिमाइंडर। तो छोटा नंबर होगा p से तो उसकी भी GCD 1 होगी। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पे x1 स्केयर है ना, ये इसका सोल्यूशन है x1 स्केयर। ए की जगह पे x1 स्केयर लिख सकते हैं मोडुलो p, यहाँ पे ए की जगह पे x1 स्केयर लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा। तो फर्मेट थ्योरम लग गई, जिसकी GCD 1 हो तो ये फर्मेट थ्योरम लग जाती है। अगर a और p की GCD 1 हो तो a की पावर p-1 कांग्रुएंट 1 मोडुलो p, दिस इज़ बाय फर्मेट्स थ्योरम। इसका मतलब ये वैल्यू सीधी ये ट्रांजिटिविटी लगी, ये सीधा ही इसके कांग्रुएंट आ गया, क्योंकि ये इसके कांग्रुएंट है, ये इसके कांग्रुएंट है, ये इसके, तो हम सीधा लिखेंगे ये इसके कांग्रुएंट है। तो आ गया हमारे पास आंसर। कन्वर्स पार्ट भी ऐसे ही कर लेना कि अगर ये कांग्रुएंट हमें दिया हुआ होल्ड कर रही है तो हमने शो करना है ए इज़ ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ मोडुलो p। तो ये हमें गिवन है। अगर एक परमिटिव रूट ले ले तो हमने इंडेक्स में किया था, ये वाला रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, इंडेक्सेस में जब किया था। उसके बाद पावर p-1/2 बोथ साइड रेज कर देनी है, तो इसका आंसर कांग्रुएंट टू 1 ये हमें गिवन है, ये हमें पुट कर देना है। क्योंकि r परमिटिव रूट है तो इसका ऑर्डर p-1 होगा मोडुलो p, क्योंकि जो ऑर्डर होता है 5p होता है और 5p की वैल्यू p-1 होती है। तो क्योंकि r का ऑर्डर p-1 है और कोई भी नंबर r की पावर करेगा और उसको 1 बनाएगा मोडुलो p, तो उसको p-1 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये p-1 का मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद p-1 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा, k इवन इंटीजर आ जाएगा। k इवन इंटीजर है तो r के ये हमारे पास से ये रिजल्ट है, ठीक है, r के ये वाला रिजल्ट है ना, ठीक है, ये वाला रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो आके एक ही जगह पे हम इवन इंटीजर 2m पुट कर देंगे, यहाँ पे 2m पुट कर दिया। तो इसका मतलब r की पावर m यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर की जगह पे पुट कर देंगे r की पावर m, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो r m इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन मिल गया तो ये ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू मोडुलो p हो जाएगा। क्लियर।